मूवी की शुरुआत 1999 से होती है, जहां पर बहुत सारे वर्कर्स एक खदान में काम कर रहे होते हैं, जिन पर नजर रखने के लिए वहां एक डॉक्टर भी मौजूद होता है। तभी एक आदमी आकर डॉक्टर को बताता है कि काम के दौरान वर्कर्स को कुछ रेडिएशन महसूस हुई और उन्हें लगा कि शायद वहां यूरेनियम है। वर्कर्स बहुत खुश हो जाते हैं और बड़ी बड़ी मशीनरी मंगवा कर काम शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सभी मशीनें जमीन के अंदर की ओर धंसने लगती है। मतलब यहाँ पर ऐसी कुछ चीजें थी जो कीमती थी। इसीलिए डॉक्टर अपनी टीम के साथ वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं और जमीन के नीचे उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन दिखाई देता है। जब डॉक्टर उस पर गौर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक स्केलेटन नहीं बल्कि असल में यहाँ पर एक बड़ा जानवर था जो खुदाई के दौरान उस केव से निकलकर समंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा है। वह कहता है कि जिस जगह से जानवर निकला था वहाँ पर अर्थक्वेक हो रहे हैं और इसका असर उसके प्लांट पर भी पड़ रहा है। वह अपनी पत्नी और बेटे रॉनी को लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि अर्थक्वेक के झटके ठीक नहीं लग रहे, इसीलिए वो उसकी टीम के साथ प्लांट के पास रहेंगे। साइंटिस्ट फिर अपनी लैब में जाता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि असल में ये अर्थक्वेक कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। वह निर्णय लेता है कि सारी मशीनरी बंद कर दी जाए क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये झटके किस वजह से आ रहे हैं और कहीं ये नुकसान न पहुंचा दे। इसी दौरान फिर से अर्थक्वेक आने लगते हैं। साइंटिस्ट की पत्नी वहाँ आ जाती है, लेकिन ब्लास्ट की वजह से जहरीली गैस फैलने लगती है। साइंटिस्ट अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गैस पूरी तरह कैबिन में फैल जाती है। साइंटिस्ट की पत्नी उससे कहती है कि दरवाजा बंद कर दो ताकि गैस उसके पास न पहुंच पाए। मजबूरी में साइंटिस्ट दरवाजा बंद करना पड़ता है। साइंटिस्ट अपने आप से काफी दुखी होता है क्योंकि उसकी पत्नी अंदर रह गई थी। उसी दौरान रेडिएशन की वजह से पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। रॉनी भी ये सब अपने स्कूल से देख रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल यानी 2014 का समय दिखाया जाता है। रॉनी अब एक आर्मी ऑफिसर बन चुका है। कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वह अपने घर वापस लौटता है, जहां उसकी पत्नी एमा उसका इंतजार कर रही थी। घर आते ही रॉनी को कॉल आती है कि उसके पापा को पुलिस ने पकड़ लिया है। रॉनी अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि वह समझता था कि उसकी माँ की मौत उनके कारण हुई थी, लेकिन एमा के कहने पर वह अपने पिता से मिलने जाता है और उन्हें पुलिस से छुड़वा लेता है। घर लौटने के बाद उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा ये कोई दुर्घटना नहीं थी, इसके पीछे कुछ रेडिएशन थी और हम अभी भी उसी चीज का असर महसूस कर रहे हैं। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वह उस जगह पर गया था जहां पुलिस ने जाने से मना किया था। रॉनी के पापा आगे बताते हैं कि उनके दोस्त ने वहाँ कुछ फ्रीक्वेंसी नोट की थी, यानी वहाँ अजीब गरीब आवाजें आती थी और उन्हें स्वयं जाकर ये साबित करना था कि उस दिन प्लांट पर जो ब्लास्ट हुआ था वह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी। रॉनी अपने पापा की बात मान लेता है और उसके साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर 15 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था। वहाँ वे नोटिस करते हैं कि उस समय कोई जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं थी। इसी बीच पुलिस फिर से आती है और दोनों को पकड़ लेती है। वहीं डॉक्टर भी मौजूद होता है जिसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। पुलिस और डॉक्टर साइंटिस्ट से पूछते हैं कि आप बार बार उस जगह क्यों जाते हो। साइंटिस्ट सब कुछ बताने लगता है। डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी सारी जानकारी उसे भी नहीं पता थी। साइंटिस्ट की टीम वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज पर कुछ प्रयोग कर रहे थे। शायद वो किसी को जगाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उस चीज पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो वो चीज हिलने लगती है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर आता है। ये क्रिएचर बेहद विशाल होता है और लोगों पर बिजली जैसी ऊर्जा फेंक रहा होता है। ये जानवर खुद को कैद से आजाद करवाकर प्लांट से बाहर निकल जाता है। अगले दिन कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ ले जाते हैं। डॉक्टर साइंटिस्ट और रोनी को भी साथ ले जाता है, लेकिन साइंटिस्ट पहले से ही काफी जख्मी हो चुका था। कैप्टन उन्हें बताते हैं कि ये क्रिएचर कोई आम जीव नहीं है। जब जमीन की रेडिएशन कम होती गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि वहाँ से अपनी ऊर्जा मिल सके। और ये भी बताते हैं कि उनकी कंपनी को इसे ही ढूंढने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये आज तक नहीं मिला। इसका नाम गॉडजिला है। यही वही जानवर है जिसे लोग अर्थक्वेक समझते थे। ये क्रिएचर जापान के एक प्लांट तक पहुंच गया क्योंकि उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां से वह बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिल सके। इसी बीच उस साइंटिस्ट की वहां मौत हो जाती है और टीम काफी परेशान हो जाती है।
उन्हें डर होता है कि आज ये क्रिएचर किसी को मार सकता है। कल किसी और को। अचानक हेड को कॉल आती है कि समंदर से अजीब रेडिएशन सिग्नल आ रहे हैं। पता चलता है कि वह क्रिएचर वहीं मौजूद है और वह ऊर्जा पाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा है। इसके साथ साथ उन्हें वहाँ और भी सिग्नल्स मिलते हैं। अब वहाँ पर कुछ लोग भेजे जाते हैं और वे देखते हैं कि समंदर से एक विशाल जानवर बाहर आ रहा है। दरअसल ये वही खतरनाक क्रिएचर था जो अब शहर में आ चुका था और लोग उससे बहुत डर रहे थे। दूसरी तरफ हमें गॉडजिला भी दिखाई देता है जो गुस्से में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वह क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया। अब वह खतरनाक क्रिएचर समुद्र में जाकर और अन्य जानवरों को अपने साथ जोड़ रहा है। डॉक्टर की टीम की एक मेंबर बताती है कि बहुत समय पहले उन्हें 2 अंडे मिले थे। एक अंडे से क्रिएचर निकलकर जापान के उसी प्लांट पर चला गया था, लेकिन दूसरे अंडे का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। उस दूसरे अंडे को सुरक्षित जगह पर रखा गया था। जब कुछ लोगों को वहां निरीक्षण के लिए भेजा जाता है तो वे पाते हैं कि दूसरे अंडे से क्रिएचर निकलकर किसी अन्य शहर में तबाही मचा रहा है। पुलिस अब दोनों क्रिएचर्स को ढूंढने लगती है। डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर की फुटेज देख लेते हैं। वे नोटिस करते हैं कि इस क्रिएचर के पैर पहले वाले क्रिएचर जैसे नहीं हैं। रिसर्च से पता चलता है कि यह फीमेल क्रिएचर है जबकि पहला क्रिएचर मेल था। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों क्रिएचर के बीच में मिलन होगा और वो अपनी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि फिर से धरती पर राज कर सके। रॉनी जो अब फौजी बन चुका था, आर्मी के साथ हर जगह भेजा जाता है ताकि वह इन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ कैप्टन बताते हैं कि ये क्रिएचर्स बहुत तबाही कर रहे हैं। ये देखकर हेड कहता है कि इन्हें रोकने के लिए एक खतरनाक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैजिन कैप्टन साफ मना कर देता है क्योंकि इससे क्रिएचर्स को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर ऊर्जा ही चाहिए जिससे वे और मजबूत होंगे। हेड कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है और इस तरह का जोखिम लेना ही पड़ेगा। दोनों क्रिएचर्स रेडिएशन और ऊर्जा पाने के लिए समुद्र की गहराई में जा रहे थे। गॉडजिला उन्हें रोकने के लिए उसी समुद्र की तरफ बढ़ता है। आर्मी भी साथ होती है और न्यूक्लियर बम लेकर जाती है। मेल क्रिएचर उस बोट पर अटैक करता है जिस पर बम रखा गया था और बम लेकर चला जाता है। दोनों क्रिएचर्स बम को लेकर दूर चले जाते हैं जिससे आर्मी और हेड का प्लान विफल हो जाता है। क्रिएचर्स शहर में तबाही मचाते हैं लेकिन गॉडजिला वहां पहुंच जाता है। आर्मी भी वहां मौजूद होती है। गॉडजिला दोनों क्रिएचर्स से लड़ने लगता है और इस लड़ाई में पूरा शहर तबाह हो जाता है। शुरुआत में केवल मेल क्रिएचर ही मौजूद था और गॉडजिला उससे आसानी से लड़ सकता था, लेकिन फीमेल क्रिएचर पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। अब गॉडजिला दोनों क्रिएचर से अकेले लड़ रहा था। इस बीच आर्मी को अंडरग्राउंड घोंसले में क्रिएचर के कई अंडे मिलते हैं। ये देखकर रॉनी समझ जाता है कि ये हमारी दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए रॉनी वहाँ पर बॉम्ब लगाकर बाहर आ जाती है और बम ब्लास्ट होते ही सारे अंडों का कीमा बन जाता है। मेल और फीमेल क्रिएचर्स अपने अंडों के नुकसान को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और गॉडजिला से लड़ना छोड़कर अपने घोंसले की ओर भागते हैं। बम के धमाके की रेडिएशन की वजह से गॉडजिला में और भी ताकत आ जाती है। गॉडजिला दोनों क्रिएचर्स पर पूरी ताकत से हमला करता है जिसमें मेल क्रिएचर मारा जाता है। फीमेल क्रिएचर गुस्से में रॉनी की ओर बढ़ती है लेकिन गॉडजिला उसे पकड़ता है और अपने मुंह से रेडिएशन उसके अंदर डाल देता है जिससे वह मर जाती है। पर उसी समय गॉडजिला भी वहीं गिर जाता है। वहीं रॉनी भी काफी जख्मी हो जाता है लेकिन आर्मी उसे बचा लेती है। अगले दिन गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझ रहे थे कि वह मर चुका है लेकिन वह थक कर लेटा था। अचानक वह उठता है और वापस समुद्र की ओर चला जाता है। वास्तव में गॉडजिला किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। उसकी दुश्मनी केवल खतरनाक क्रिएचर्स से थी। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।